नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आपको कहानी बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। सविता जी का मन आज बहुत भारी भारी हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उनके कलेजे पर किसी ने भारी भरकम पत्थर रख दिया हो और आंखों में उमड़ रहे दुख के बादल सहानुभूति पाते ही किसी भी वक्त फूट कर बह पड़ेंगे। लेकिन उनके दुख की यहाँ किसको पड़ी है? वह जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से सुखराम जी की तस्वीर निकाली और अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी कि तभी बाहर से बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो सविता जी ने सुखराम जी की तस्वीर बहू से छुपाकर फिर से तकिए के नीचे रख दी। सुधा अपने पति संजय से चिल्लाते हुए बोली, बुला कर लाई अपनी माँ को, पता है ना आज क्या है। संजय तुरंत माँ के कमरे में गया और आवाज में बोला, यह क्या रोज का रोना धोना लगा कर रखी हो माँ? पूरे घर को मातम खाना बना दिया है। पता है ना आज आपको आपकी बहू का जन्मदिन है। आपको मैंने रात को ही बता दिया था कि सुबह सुबह सबके लिए कुछ मीठा बना देना और उसके जन्मदिन की सारी तैयारियां आप करेंगी। वह आज कोई काम नहीं करेगी। कल ही अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए पार्लर से पूरे 10,000 का ट्रीटमेंट करवा के आई है। अब क्या चाहती हैं कि वह आज भी घर का काम करें? अब चलिए जल्दी से, बहुत तैयारी करनी है। सविता जी बोली, बेटा तुझे पता है ना आज के दिन तुम्हारे पापा भी हमको छोड़कर चले गए थे, तो आज उनकी बरसी के मौके पर जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि उनकी बरसी पर कुछ गरीब बच्चों को दान दिया जाए और यह सब करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कहते कहते उनका गला भर आया। और बेटा जन्मदिन हम फिर कभी भी मना सकते हैं। माँ आप यह फालतू की बातें मत कीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि गरीब बच्चों को दान देता फिरूं। वह कोई मेरे लिए पैसों का पेड़ नहीं छोड़ गए हैं। अरे जिंदा थे तब भी चैन से जीने नहीं दिया और मरने के बाद भी शांति नहीं है। इतने में बहू दंदनाती हुई आई और बोली, मम्मी जी आप क्या चाहती हैं? जो इंसान मर गया है मैं उसके लिए अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दूँ? मैंने कहा था बुढ़े से कि आज के दिन ही मरना तू, और मरे हुए इंसान का क्या गम करना। कान खोलकर सुन लीजिए मम्मी जी, मेरे जन्मदिन पर किसी के मरने का मातम नहीं मनाया जाएगा और चुपचाप होकर पार्टी की तैयारी करो। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। जब भी सुखराम जी की तस्वीर को सीने से लगाकर बहुत रोई और बोली, माफ़ कर देना जी, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। कुछ देर बाद सविता जी ने खुद को संभाला और जन्मदिन की तैयारियां करने लगीं। घर में मातम की जगह पार्टी की जश्न की तैयारी हो रही थी। कुछ देर बाद लोग भी आने लगे थे। यह सब बहू बेटे के दोस्त थे। बाकी मोहल्ले और रिश्तेदार तो अभी भी उनके घर की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे कि किस तरह का मातम मनाया जा रहा है, जहां पूजा पाठ की जगह डिस्को आवाज़ सुनाई पड़ रही है। लेकिन अपनी मस्ती में खोए बेटे बहू ने किसी की कुछ नहीं पड़ी थी। सारी तैयारी करने के बाद सविता जी अपने कमरे में अकेले ही पति की तस्वीर को सामने रख छोटी सी पूजा करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी कि इतने में बहू दंदनाते हुए आई और बोली, मम्मी जी किसने कहा था आपको यहाँ आकर बैठने के लिए? वहाँ मेहमानों की देखरेख कौन करेगा? आज न रहेगा बांस और न बाजेगी बांसुरी। सुधा ने गुस्से में वह तस्वीर उठाई और कमरे के बाहर फेंक दी। अपने पिता की बरसी में शामिल हुई आई बेटी और उसकी सास ने जब यह देखा तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। मीरा की सासू माँ हेमलता जी भी आश्चर्य से घर के माहौल को देख रही थी। बहू यह क्या बदतमीजी है? हम तो यहाँ भाई साहब की बरसी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का कुछ और ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। सुधा उबलते हुए बोली, आपको क्या करना है आंटी जी? हम मातम मनाएं या जश्न मनाएं, आपको इससे क्या? अरे जो बुढ़ा मर गया है उसके लिए क्या हम अपनी खुशियां मनाना छोड़ दें? यह सुनकर मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और बोली, भाभी तमीज़ से बात कीजिए। आज आप सारी बदतमीज़ी की हदें पार कर रही हैं। ओ ननंद रानी, तो आप सिखाएंगी मुझे तमीज़? हेमलता जी बोली, बहू क्या सारे संस्कार भूल गई हो? इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि आज तुम्हारे ससुर जी की बरसी है, तो फिर ये सब, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? नहीं मनानी हमें उनकी बरसी वरसी, और वैसे भी आज मेरा जन्मदिन है। आप भी फालतू का यहाँ तमाशा मत कीजिए और चुपचाप वापस चले जाइए। सुधा ने उन्हें धीरे से पीछे को धक्का देते हुए कहा कि तभी एक तमाचा उसके गाल पर पड़ा।
अब तक मैं चुप थी, क्या तुम्हारे घर का मामला था, लेकिन अब नहीं। शर्म नहीं आती पिता समान ससुर जी के बारे में ऐसा बोलते हुए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? सुधा बोली, आंटी जी खबरदार, जो आप मेरी मम्मी तक गईं तो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हेमलता जी ने जोर का तमाचा सुधा के गाल पर एक और जड़ दिया कि सभी लोग आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे। हेमलता जी बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो अपने घर की बिगड़ी हुई यादों को लेकर आती हैं और ससुराल में आते ही सबका जीना हराम कर देती हैं। मेरा रोज़ तुम जैसी बदतमीज़ और निहायती लड़कियों से सामना होता है, समझी तुम? हेमलता जी एक एडवोकेट हैं। आंटी जी, आप हमारे घर में आकर हमारा अपमान कर रही हैं। संजय आंखें तैश में बोला। हेमा जी एक थप्पड़ संजय को लगाई और बोली, वाह बेटा वाह, क्या कर्ज चुकाया है तुमने अपने पिता के फर्ज का। पिता की पूजा की जगह यहाँ बीबी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। पत्नी पर लाखों खर्च कर रहे हो, पर पिता की एक छोटी सी इच्छा या उसके ये छोटी सी पूजा नहीं करवा सकते? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को खुद पर। हेमलता जी ने सबको इतना शर्मिंदा किया कि पार्टी में मौजूद सब लोग वहाँ से सर झुकाए जाने लगे। हेमलता जी सविता जी का हाथ थाम कर बोली, बहन जी, अगर आप इतनी तकलीफ़ में हैं तो कुछ करती क्यों नहीं? क्या हम आपके अपने नहीं हैं? जैसे सविता जी फूट फूट कर रोने लगीं। माँ की ऐसी हालत देख मीरा का कलेजा फटा जा रहा था। वो तो शुक्र है विभा आंटी का, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही उसे भैया भाभी की सच्चाई बताई थी, वरना माँ तो आज उस दिन को याद करके विभा आंटी को शुक्रिया कर रही थी जब उन्होंने माँ के बारे में फ़ोन करके बताया था। हेलो हेलो मीरा बेटा, मैं तुम्हारी आंटी विभा पड़ोस से बोल रही हूँ। तुम सविता बहन को अपने साथ ले गई और हमें बताया भी नहीं। कम से कम उनके जाने से पहले मिल तो लेती। जैसे वो अकेली वैसे मैं अकेली, कम से कम खिड़की से ही उनसे बातें कर लेती थी तो मन भी हल्का हो जाता है। 2 दिन से खिड़की नहीं खुली तो चिंता हुई। तुम्हारी भाभी सुधा तो कभी सीधे मुँह बात ही नहीं करती। मेरे बार बार पूछने पर उसने कहा कि मीरा मम्मी को अपने साथ ले गई है। चलो अच्छा है, बेचारी की थोड़ी तकलीफ तो कम होगी बेटा। मैं तो कहूँगी अपनी माँ को अपने पास ही रखो। सोचो, जिस माँ ने अपने दोनों बच्चों को हमेशा पेट भर खिलाया, आज बेचारी एक पेट खाने के लिए बहू का मुंह देखती है। क्या पति के चले जाने से बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्योंकि पति की मृत्यु के बाद पत्नी संघर्ष करके अपने बच्चों को पाल सकती है, तो क्या बच्चों का माँ के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता? विभा जी अपनी पड़ोसन सविता की बेटी मीरा से फ़ोन पर कहती हैं। मीरा बोली, माँ मेरे पास नहीं है, अभी 15 दिन पहले ही तो मैं माँ से मिलकर आई हूँ। हाँ, मैं भाभी के व्यवहार से भली भांति परिचित हूँ, पर माँ उस घर को छोड़ना नहीं चाहती। कहती उस घर में हमारा बचपन और पापा की यादें हैं। और आंटी, आप तो जानती हैं माँ को संजय भाई से कितना लगाव है। वो भी माँ को बहुत प्यार करते थे, पर अब बीबी के चक्कर में कठोर शब्दों से माँ के मन को घायल करते हैं। जहाँ तक खाने पीने की बात है, मैं करीब 1 महीने का सूखा नाश्ता, बिस्किट, खाखरा, ग्लूकोज और रस इत्यादि माँ के पलंग के बगल वाले रूम में रख कर आई थी। फिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? विभा आंटी बोली, सविता बहन तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी भाभी ने मुझसे झूठ कहा। बेटा, अब दूसरे के घर में ज़्यादा दखलंदाजी तो मैं कर नहीं सकती, पर मुझे उनकी चिंता हो रही है। 2 दिन पहले कह रही थी दवाई खत्म हो गई है, और तुम्हारी भाभी वो नीम की गोलियां देकर कहती हैं इसी से शुगर ठीक हो जाएगा। बेटा, मीरा समय मिले तो एक बार देख लो। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूं? इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मीरा सोचने लगी कि आंटी तो झूठ बोलेंगी नहीं। उसने तुरंत अपने मायके फ़ोन लगाया। फ़ोन सुधा ने उठाया तो मीरा बोली, भाभी माँ कहाँ है? मेरी बात तो कराओ। वो बोली, अभी थोड़ी देर पहले दोपहर का खाना खाकर सो गई हैं, आप कहो तो जगा दूं। ऐसी बात सुनकर मीरा चुप हो गई और बोली, नहीं नहीं, अगर माँ आराम कर रही है तो रहने दीजिए, शाम को मेरी बात करवा दीजिएगा। सुधा बोली, आप खुद फ़ोन कर लीजिएगा, मेरे फ़ोन में उतना बैलेंस नहीं है, मुझे घर के बहुत सारे काम हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मीरा सुधा के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने शाम तक इंतज़ार किया और दोबारा फ़ोन की।
तो माँ की आवाज़ सुनकर मीरा को समझ में आ गया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मीरा बोली, माँ आखिर कब तक अपनी तकलीफ़ आप मुझसे छुपाती रहेंगी? याद है बचपन में आप हमें समझाती थी कि अन्याय का विरोध करना सीखो। फिर आप क्या कर रही हो? क्या रिश्ते को देखकर अन्याय सहने की परिभाषा बदल जाती है? अरे वो आपके बच्चे हैं जो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रही हो। अगर मेरा पति मेरे साथ अन्याय करेंगे तो क्या आप कहेंगी कि सहती रहो और मर जाओ? सविता जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मरे तुम्हारे दुश्मन, भगवान न करे कि मेरी जैसी किस्मत तुम्हारी हो। बेटा मैं करूं तो क्या करूं, आखिर ये भी मेरे अपने हैं। मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ। पर ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुधा कमरे में दाखिल हुई। सविता जी ने जल्दी से अपने आंसू को पोंछे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बेटा मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अचानक माँ की हंसी सुनकर मीरा सोचने लगी कि आखिर मेरी माँ इतनी दहशत में कैसे जी रही है। और मीरा ने फ़ोन रख दिया। मीरा ने तुरंत अपने भाई संजय को फ़ोन लगाया और बोली, भाई माँ कैसी है? क्या तुम उसका ख्याल रख रहे हो? संजय बोला, क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है? बस माँ का ख्याल रखना ही है। और तुझे अगर इतनी चिंता है तो तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती हो? मुझसे या मेरी पत्नी से जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। अब भगवान ने उनकी किस्मत में कष्ट लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। मीरा बोली, भाई मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ आना चाहती हूँ। संजय बोला, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपनी भाभी से पूछो। मीरा बोली, वैसे तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह घर मेरा भी है। मैं बस आपको बता रही हूँ। इतना कहकर मीरा ने फ़ोन रख दिया। शाम में जब संजय घर आया तो सुधा से बोला, आज घर में कुछ हुआ है क्या? मीरा का फ़ोन आया था, कह रही थी वो कुछ दिनों के लिए माँ से मिलने आएगी। सुधा बोली, ज़रूर मम्मी जी ने चुगली की होगी, पर मेरे सामने तो वो हंस हंस कर बात कर रही थी। और कब आ रही हैं? आपकी बहन कुछ बताया? संजय बोला, उसने ये नहीं बताया कि कब आ रही है, बस बोली कि आएगी। देख लो कोई गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि कानून के तहत इस घर पर उसका भी अधिकार है, तो बेहतर होगा उसके सामने कुछ गलत मत कहना। सुधा बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। अगले दिन सुधा सासू माँ से बोली, सुनिए मम्मी जी, मुझे गोल गोल घुमा कर बात करना पसंद नहीं है। हो सकता है आपकी बेटी कुछ रोज के लिए यहाँ आए। अगर आपने उसके सामने मुंह खोला तो आपकी बेटी का मायका तो छूटेगा ही, उसका और आपके बेटे का साथ भी छूट जाएगा। सोच लीजिए, फिर वो आपको मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं होगा और आपकी आत्मा भटकती रहेगी। बेचारी सविता जी हाँ में सर हिला दी। करीब 8 दिन बाद सुधा सविता जी से बोली, मम्मी आपके कमरे से बदबू आ रही है। वो बोली, बहू तुम कहो तो ये खिड़की खोल दूं। वो बोली, खबरदार जो खिड़की खोली तो, मुझे सब पता है। खिड़की खोलकर आप विभा आंटी से मेरी चुगली करती हैं। जितनी हवा आनी है वे वेंटिलेशन से आ जाएगी। पहले आप इस कमरे को अच्छे से साफ सफाई करो और हाँ, मिट्टी के तेल से पोंछा लगाओ। सविता जी बोली, बहू एक डिब्बा बिस्कुट का दे दो, कभी कभी भूख लग जाती है। सविता बोली, घर में बिस्किट नहीं है। वो बोली, पर बहू मीरा तो एक झोला बिस्किट और दूसरे खाने की चीज़ें देकर गई थी, क्या सब खत्म हो गया? सुधा बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? अरे 2-3 बिस्किट के पैकेट ही तो थे। आप कहना क्या चाहती हैं कि वो बिस्किट मैं या मेरे बच्चों ने खा लिया? बोलो, अब बोलती क्यों नहीं? वो बोली, नहीं नहीं बहू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी सुधा का बेटा राजू बिस्किट खाते हुए आया और बोला, मम्मी बुआ जी दादी के लिए बिस्किट लाई थी, वो बहुत टेस्टी हैं। उस थैले में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ दे दो ना दादी को। सुधा बेटे को आंख दिखाते हुए बोली, वो तुम्हारी बुआ नहीं, मैं ला कर रखी हूँ। तुम जाओ खेलने के लिए, वरना तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा चुपचाप वहाँ से चला गया। बेचारी सविता जी कमरे की सफाई में लग गईं। अगले दिन थकान से उनका बदन थोड़ा गर्म था। सुधा कमरे में आकर बोली, जानबूझकर बीमार पड़ती हैं ताकि लोग ये कहें कि हम इनकी देखभाल नहीं करते। ये लो पानी और पट्टी खुद से कर लो। मैं कोई आया नहीं हूँ जो आपकी देखभाल भी करूँगी और घर का काम भी करूँगी। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजू एक थाली में 2 रोटी और दाल दादी को देते हुए बोला, दादी ये लो, इसे खा लो। और ये दवाई है, जब पिछली बार मुझे बुखार हुआ था तो मम्मा ने मुझे दिया था, आप इसे ले लो, इससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
सविता जी ने पोते के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। बुखार की वजह से उन्हें ठंड लग रही थी। वो बार बार बहू को आवाज़ लगा रही थी, बहू कोई कंबल या रजाई हो तो दे दो, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगी। लेकिन बहू ने उनकी एक न सुनी। अगले दिन सुखराम जी की बरसी थी। सविता जी सुखराम जी की तस्वीर को सीने से लगाकर पूरी रात रोती रहीं। सविता जी आज सुखराम जी की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और कुछ गरीबों को दान करना चाहती थीं, लेकिन दान तो बहुत दूर की बात। बेटे बहू ने पिता की तस्वीर को अगरबत्ती दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। बुआ दादी को कल से बुखार है, मम्मी ने उन्हें दवा भी नहीं दी। राजू के इतना कहते ही मीरा ख्यालों से बाहर आई तो उसने माँ पर नज़र डाली तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मीरा ने कसकर उन्हें अपनी बाहों में समेटा और बोली, मम्मी जी, माँ की हालत तो बहुत बुरी है, बेटा तो चिंता मत कर, बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तू पहले डॉक्टर को बुला ले। हेमलता जी के कहने पर मीरा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उन्हें घर पर बुलाया। डॉक्टर आया, देखा और बोला, थकान की वजह से इनकी ये हालत है, इनका शरीर बहुत कमज़ोर है, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर जाने लगा तो मीरा बोली, भाभी मैं माँ को देखती हूँ, आप डॉक्टर को फीस दे दीजिए। सुधा बोली, वो क्या है ना, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, घर में तो बस 2000 का नोट है। मीरा सब समझ गई। वो बोली, बड़े हैरानी की बात है, 2000 के नोट रखती हैं, फिर भी बूढ़ी सास को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती। इतना कहकर मीरा ने अपने पर्स से पैसे निकालकर डॉक्टर को दे दिए। सुधा ने बहुत कहने पर एक कंबल दिया। मीरा बोली, भाभी जल्दी से गर्मा गर्म चाय माँ के लिए और मेरे लिए भी बना दो। सुधा का मन तो नहीं था, लेकिन हेमलता जी के डर के कारण बनाकर दे गई। मीरा ने सबसे पहले कमरे की खिड़की खोली और बोली, भला हो विभा आंटी का जो आपके बारे में बता दी, वरना आप कुछ कहती ही नहीं। आखिर आप किस मिट्टी की बनी हैं, मेरे समझ में नहीं आता माँ, ये सब करके आप किसे बचा रही हो। हेमलता जी बोली, बहन जी मीरा बिल्कुल सही कह रही है, हम आपकी ममता के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब कोई हमारी ममता की कद्र न करे तो क्या फ़ायदा हमारे त्याग का। सविता जी बोली, सही कह रही हैं आप, मैं ही बेटे के प्यारे अंधी हो गई थी। हेमलता जी बोली, मीरा तुम यहीं रुक जाओ 2-4 दिन के लिए, जब तक सविता बहन ठीक ना हो जाए, और अगर उनका इरादा बदल जाए तो हमारे साथ आकर रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर हेमलता जी वहाँ से चली गईं। माँ को खाना खिलाकर फिर दवाई देकर मीरा ने उन्हें सुला दिया और उनके पैरों में गर्म तेल की मालिश की तो सुबह उन्हें अच्छा महसूस हुआ। संजय कमरे में आ रहा बोला, मौसम चेंज हो रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मीरा बोली, भाई मौसम के साथ क्या रिश्ते और बच्चे भी बदल रहे हैं। अगर माँ बीमार पड़ गई तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। यहाँ पर माँ से इतना काम करवाया जा रहा है कि उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए, जिसने पापा की बरसी पर इतनी घटिया हरकत की। कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। संजय बोला, तुम आती नहीं हो कि शुरू हो जाती हो। अब माँ अगर बीमार पड़ गई इसमें कोई क्या कर सकता है। मीरा बोली, कुछ नहीं, पर कम से कम भरपेट खाना और डॉक्टर से तो दिखा ही सकते हो। संजय बोला, ज्ञान बांटना है तो कहीं और जाकर बांटो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और माँ आपसे कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं है। इतना कहकर वो चला गया। मीरा बोली, देख लिया माँ, आपके पास इसके लिए वक्त नहीं है। इसकी बीवी आपको पसंद नहीं करती, फिर आप इस घर में कर क्या रही हैं। आप मेरे साथ चलना नहीं चाहती। अरे मैं तो कहती हूँ, अगर आप मेरे घर नहीं रहना चाहती हो तो कम से कम अपने घर से इन लोगों को निकालो या निकल जाओ। इस पर सविता जी बोली, बेटा मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी और कौन मेरी देखभाल करेगा। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। मीरा बोली, किसी एक आदमी के बढ़ जाने से मेरी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी, कम से कम वक्त पर खाना तो मिलेगा। सोचो, मायके में आकर इतनी जिल्लत सहकर अपनी माँ से मिलना मुझे कैसा लगता है। और वो माँ जो मुझे हमेशा सिखाती थी कि अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़ी रहो। जब मायके में माँ का सम्मान न हो तो बेटी का क्या सम्मान मिलेगा। इतना कहकर सविता जी रोने लगीं। तभी खिड़की से विभा जी बोली, सविता बहन आपकी बेटी बहुत साहसी है,
सोचो, अपना परिवार छोड़कर आपके लिए आई है, उसकी बात मान लो। अरे या तो बहू बेटों को सबक सिखाओ या फिर अपना अधिकार समझो। मुझे देखो, मैं महीने का खर्चा अपने बेटे बहू से लेती हूँ। दुनिया वाले भले ही मुझे गलत कहते हैं, पर कभी किसी चीज़ के लिए उनके आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ। आज आप हैं तो आपकी बेटी इस घर में आती है। सोचा है कभी आपने, आपके मरने के बाद वे लोग इस घर में कदम भी नहीं रखने देंगे। बाकी आपने भी तो दुनिया देखी ही है। 4 दिन से मीरा अपनी माँ की सेवा कर रही है। अब उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। अगले दिन सुबह 10 बज रहे थे। सुधा अभी तक माँ बेटी के लिए नाश्ता नहीं लाई थी। मीरा ने इस पर कुछ नहीं कहा तो सविता जी बोली, बेटा तुझे भूख लगी होगी। मीरा बोली, नहीं माँ, जब आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो मैं भी कर लूँगी। क्या होगा, 2 दिन भूखी रह लूँगी। जब आप विरोध नहीं कर सकती तो मैं कैसे कर सकती हूँ। इतना कहकर वो पानी पीकर चुपचाप लेट गई। सविता जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी भूखी बच्ची को कैसे देख सकती थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और बोली, बहू, ओ बहू, घड़ी तो देखो, घर में तुम्हारी ननंद आई है, क्या उसे नाश्ता नहीं दोगी? संजय बोला। माँ, सुधा कोई बैठी हुई नहीं है, वो भी काम कर रही है। वो बोली, बेटा तुम्हारी बहन रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आती, 1 हफ्ते के लिए मेरी सेवा करने आई है, वो भी जब तुम लोगों ने मेरी सेवा नहीं की। क्या तुम अपनी बहन को 1 हफ्ता खाना नहीं खिला सकती? सुधा बोली, क्या वो खुद से जाकर नहीं बना सकती? हद होती है माँ, आपने घर में सारा काम करती होगी, मायके आई हो तो पलंग तोड़ रही है, 1 दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। सुधा का इतना कहना था। सविता जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने कांपते हाथों से एक जोरदार थप्पड़ सुधा के गाल पर मारा और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के बारे में ऐसा कहने की? तुम होती कौन हो उसे खाना नहीं देने वाली? ये उसके बाप का घर है और उसकी माँ अभी जिंदा है। अरे भाई नालायक हुआ तो क्या हुआ? वैसे भी भाई भाभी से मायका नहीं होता, जन्म से होता है। सुधा उनकी तरफ लपकी और बोली, बुढ़िया, लगता है बेटी ने कुछ ज़्यादा ही विटामिन पिला दिया है, तभी तो तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। तभी मीरा सामने आई, दूसरा थप्पड़ सुधा को लगाई और बोली, क्या कर लेगी तू? मेरी माँ का हाथ लगाकर तो दिखा, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ पे ना दे दिया तो मैं अपनी माँ की बेटी नहीं। संजय बोला, मीरा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं कहता हूँ अपना सामान उठाओ और जाओ अपने ससुराल। मीरा बोली, मैं क्यों जाऊँ अपने ससुराल? मेरी जब मर्जी होगी जाऊँगी। वैसे भी ये बस तुम्हारा घर नहीं है, मेरा भी है। और अच्छा हुआ तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। और याद रखो भैया, शेरनी के बच्चे जब तक सुरक्षित रहते हैं वो चुप रहती है। अच्छा हुआ तुमने आज सोई हुई शेरनी को जगाया है। और सबकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इधर उधर से झांकने लगे। सब लोग संजय और सुधा पर थू थू करने लगे। इससे अच्छा तो भगवान किसी को बेटा ही न दे। माँ बाप खिला पिला कर हट्टा कट्टा इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप की दुर्दशा करो। मीरा ने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके सारी घटना बताई तो उन्होंने अपने एक मित्र को तुरंत भेज दिया जो पेशेवर वकील है और उसे सारी घटना बताई। सविता जी बोली, भाई साहब, मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा चाहती हूँ। मीरा बोली, माँ, मैं एक भी चमन्नी नहीं लेना चाहती। सविता जी बोली, जब बेटी नहीं ले रही है तब तो बात ही खत्म होगी। अब बेटे को भी कुछ नहीं मिलेगा। सुधा और संजय दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। वह लोग माँ से गुहार लगाते रहे पर उन्होंने एक न सुनी, क्योंकि अब उन्होंने सुनना छोड़ दिया था। सारी संपत्ति उन्होंने बेच दी और बेटी के साथ एक नई सफ़र पर चल पड़ी जहाँ उनका खुलकर स्वागत किया गया। जिसने बुरा किया उसके साथ भला कैसे हो सकता है। आज संजय एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ गुजारा कर रहा है और अपने किए पर पछता रहा है। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, सविता जी ने जो किया वह अच्छा किया या बुरा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता ही है। सविता न करती तो उनका पोता राजू, जो सब कुछ देख रहा था, वो अपने माता पिता के साथ बुरा करता। तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं, हमने किसी के साथ बुरा किया था तो हमारे साथ हो रहा है।
अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कहानी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियोस देखने के लिए दिल से धन्यवाद।